हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RK BA क्लासेस में। तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं इल्तुतमिश के बारे में, तो इल्तुतमिश के नाम से लेकर के इल्तुतमिश के शासन काल, इल्तुतमिश की पत्नी और उसके पुत्र पुत्रियों, उन सब के बारे में हमने बात कर ली है। उसको किस प्रकार से वास्तविक संस्थापक दिल्ली का माना जाता है, क्यों माना जाता है, बगदाद के खलीफाओं द्वारा उसे खिल्लत और प्रमाण पत्र दिया गया था वास्तविक संस्थापक होने का दिल्ली पे। इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली। उसको शासन, जब वो राजा बन जाता है, सम्राट बनने के बाद उसे किस किस कठिनाइयों का सामना पड़ता है, वो भी मैंने आपको बताया कि क्या उसके रास्ते में कठिनाइयां आ रही थी। फिर उसकी कठिनाइयों का समाधान आगे हम बात करने वाले थे और उसके प्रशासन के बारे में बात करने वाले थे। तो अभी हम बात करेंगे इल्तुतमिश को जिन भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, उन कठिनाइयों को उसने किस प्रकार दूर किया, चाहे वो मंगोलों का आक्रमण हो या फिर कुबाचा और यल्दौज की नज़र जो थी वो दिल्ली सल्तनत पे थी वो हो, उसको उसने कैसे हटाया, किस तरह से उसको दूर किया। इन सब के बारे में, राजपूतों ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था तो उसके लिए उसने क्या किया, इन सब चीजों के बारे में अब हम बात करेंगे। मतलब कि कठिनाइयों के साथ साथ उन कठिनाइयों का इल्तुतमिश ने किस कुशलता से, किस धैर्यता से, किस समाधान को अपनाया और उनको उसने विजय प्राप्त की, एक कुशल राजा बना, एक कुशल शासक बना, सम्राट बना। इसके बारे में हम बात करेंगे और किस प्रकार से उसने अपने आप को और विस्तृत किया, दिल्ली सल्तनत में और सारे राज्यों को विस्तृत करके उन्हें दिल्ली सल्तनत में मिलाया और विजय प्राप्त की। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं कि उसने किस तरह से अपनी समस्याओं का समाधान किया। तो आइए बात करते हैं। तो देखिए, पहला क्या है, इल्तुतमिश की समस्याएं हैं, फिर उसका समाधान है। तो उसकी पहली समस्या क्या थी, यल्दौज और कुबाचा थी उसकी पहली समस्या। तो यल्दौज से तराइन के मैदान में युद्ध और विजय प्राप्त कर ली। तो क्या किया इल्तुतमिश ने, यल्दौज जो था वो जब उसे ख्वारिज़्म राज्य से भगा दिया जाता है तो वो भाग करके लाहौर आता है। ठीक है, लाहौर आकर के वहां के शासक कुबाचा से वो युद्ध करता है, कुबाचा को वहां से भगा देता है और स्वयं वहां का संस्थापक बन जाता है। सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने क्या किया था, एक नीति से कार्य लिया, बुद्धिमत्ता से कार्य लिया। और उसने क्या किया, पहले तो उसने यल्दौज की अधीनता को कुछ समय के लिए, उसकी प्रभुसत्ता को स्वीकार कर लिया और बाद में यल्दौज पर उसने फिर से आक्रमण किया। ठीक है, और जब वो लाहौर में रहता है तो उसके ऊपर आक्रमण किया और आक्रमण करके उसे परास्त करके उसे बंदी बना लिया। ठीक है, इस प्रकार उसने तराइन के युद्ध में, तराइन के मैदान में युद्ध लड़ा। तराइन का ये तीसरा युद्ध था आपका। 2 युद्ध तराइन का मैं शायद आपको पढ़ा चुकी हूँ पिछले लेक्चर में, आप जाके देखेंगे प्लेलिस्ट में तो वो वीडियोस आपको वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो तराइन का तीसरा युद्ध यल्दौज और इल्तुतमिश के बीच में होता है तराइन के मैदान में। उसी मैदान में युद्ध करके उसने यल्दौज को बंदी बनाकर और विजय प्राप्त कर ली और यल्दौज की समस्या को पूरी तरह से खत्म कर दिया दिल्ली सल्तनत के ऊपर से। पूरी तरह से यल्दौज दावेदारी अब कभी नहीं ठोक सकता था, इसने ऐसा पूरा प्रावधान बना दिया। फिर उसके बाद इसने क्या किया, 1216 और 17 पर कुबाचा पर आक्रमण किया। कुबाचा पर आक्रमण किया, लेकिन कुबाचा पर आक्रमण करने के बाद ये पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया, कुबाचा को पूरी तरह से तोड़ नहीं पाया। इसलिए इसने पुनः प्रयास किया और 1228 ईस्वी में, कब, 1228 ईस्वी में इसने पुनः आक्रमण किया और कुबाचा को बुरी तरह से हराकर परास्त किया। और कुबाचा इसकी ग्लानि से इतना ज्यादा भर जाता है कि वो नदी में, सिंध नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, तो कुबाचा की भी मृत्यु हो गई। कुबाचा भी पूरी तरह से, इन दो दावेदार थे, दो दावेदार जो थे दिल्ली सल्तनत के सबसे इंपॉर्टेंट, कुबाचा और यल्दौज, इस तरह से इल्तुतमिश ने इन्हें अपने रास्ते से पूरी तरह से हटा दिया और दिल्ली की गद्दी पर दूसरा कोई खड़ा ना हो सके, वही राजा बना रहे, इसका उसने पूरा पुख्ता इंतजाम कर लिया। ठीक है, मंगोलों ने ख्वारिज़्म पर 1221 में अधिकार कर लिया था। ठीक है, मंगोल थे जो, वो मंगोल, पहले देखिए मंगोल थे कौन, मध्य एशिया के स्टेपीज में रहने वाले जनजातीय लोग। कहा, मध्य एशिया के स्टेपीज में जो जनजाति रहती थी उसी को कहा गया मंगोल जनजाति।
तो मंगोल जनजाति थी वो गौतम बुद्ध के मार्ग पर चलती थी। उनकी मतलब कि उनके धर्म को वो मानते थे, बौद्ध धर्म को वो मानते थे। ठीक है, कौन? मंगोल लोग। ठीक है, तो मंगोलों का जो है 1206 ईस्वी में एक सभा रखी गई थी। उस सभा में नेता चुना गया था। उस नेता का नाम था नेता चंगेज खान। चंगेज खान को खुदा का कहर कहा जाता था। ये इतना खतरनाक था, इतना बलशाली था और इस तरीके से युद्ध निकलता था ये कि समझ लो, सुन के लोग इसके नाम को कि चंगेज खान आ रहा है इस जगह पर आक्रमण करने, लोग डर जाते थे। इतना ज्यादा मंगोलों में ये खतरनाक था, इसीलिए इसे खुदा का कहर कहा जाता है। तो ये मंगोलों का आक्रमण दिल्ली पे ना हो, इसके लिए इल्तुतमिश ने क्या किया? मंगोलों ने पहले ख्वारिज्म पर आक्रमण किया, ठीक है, और 1221 में अधिकार कर लिया तथा जो वहां का राजकुमार था, उस राजकुमार का नाम था जमालुद्दीन मंगबरनी। ठीक है, तो जमालुद्दीन मंगबरनी जो था वो भाग करके वहां से आता है दिल्ली, और दिल्ली में आके इल्तुतमिश की शरण में वो बोलता है कि मेरी रक्षा कीजिए, मुझे अपनी शरणार्थी बनाइए, मेरी रक्षा कीजिए। मंगबरनी बोलता है, किससे बोलता है? इल्तुतमिश से, कि चंगेज खान से मेरी रक्षा कीजिए। लेकिन वहां पर इल्तुतमिश जो था वहां पर वो बुद्धि से काम लेता है और मंगोलों के आक्रमण को रोकने के लिए मंगबरनी से वो कह देता है कि मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। उसने उसे इनकार कर दिया कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। और जब वो उसकी सहायता नहीं करता है तो जो चंगेज खान था वो सिंध नदी तक आ जाता है उसका पीछा करते करते, जलालुद्दीन मंगबरनी का। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसका इल्तुतमिश ने साथ नहीं दिया है तो वो सिंध नदी से वापस चला जाता है चंगेज खान, और वो आकर के दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण नहीं करता है। तो अपनी बुद्धिमत्ता के कारण से इल्तुतमिश ने मंगोलों के आक्रमण को भी रोक दिया। उसके बाद दिल्ली पर मंगोलों का आक्रमण का खतरा टल गया पूरी तरह से। अब मंगोलों की देखिए 10,000 सैनिक की जो टुकड़ियां होती थी मंगोलों में, उसको क्या बोलते थे? मिनगान कहते थे। 10,000 सैनिकों की जो टुकड़ी होती थी उसे मिनगान कहते थे, और उससे ऊपर की जो उससे अधिक टुकड़ी होती थी उसे तुआन कहते थे। क्या कहते थे? तुआन। मिनगान और तुआन। ठीक है, पीकिंग पर अधिकार। पीकिंग में जो हुआंग सिटी की दीवार थी, चीन की दीवार थी, उसको तोड़ करके ये चंगेज खान जो है ये पीकिंग पर अधिकार कर लेता है। 1220 ईस्वी में बुखारा पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। बुखारा पर विजय प्राप्त कर लेता है, अधिकार कर लेता है। ठीक है, उसके बाद फिर ये इल्तुतमिश की दूसरी समस्या थी, बंगाल का जो शासक था अली मर्दन खां, वो अपने आप को स्वतंत्र कर लेता है, लेकिन उसको इवाज नाम के एक शासक के द्वारा हरा दिया जाता है और उसे मार दिया जाता है। किसके द्वारा? इवाज के द्वारा। अली मर्दन खान को मार दिया जाता है, और उसे मारने के बाद इल्तुतमिश बंगाल पे अधिकार करने के लिए आगे बढ़ता है कि इवाज को पराजित करेगा और बंगाल पर अधिकार करेगा। तो इवाज उसके आने से पूर्व ही उसकी अधीनता को स्वीकार कर लेता है और कहता है कि मैं आपके अधीन रह करके अब कार्य करूंगा। आगे जाके इवाज जो है वो बोलता है कि मैं अब आपकी अधीनता नहीं स्वीकार करूंगा। तो इल्तुतमिश के पुत्र द्वारा मतलब उसकी युद्ध होता है इल्तुतमिश के पुत्र से, नासिर से। तो आगे इसके बारे में अब हम बात करेंगे क्या? राजपुताना पे भी जो है तो आक्रमण इल्तुतमिश ने, उन लोगों ने अपने आप को स्वतंत्र कर दिया था, तो इल्तुतमिश ने पुनः वहाँ पे आक्रमण किया और आक्रमण करके उन क्षेत्रों को वापस से जीता, वहाँ पे अपनी सत्ता को पुनः स्थापित किया। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, देखिए बता रहे हैं, इल्तुतमिश द्वारा राजपूत राजाओं पर आक्रमण कर उन्हें वापस जीत लिया गया। कब जीता? कहाँ? किन किन राज्यों ने अपने आप को वापस से स्वतंत्र घोषित कर दिया था, इसके बारे में बात करेंगे। तो वो कौन कौन से राज्य थे? जालौर, रणथंभौर, बयाना, अजमेर, ग्वालियर आदि ऐसे कई राज्य के शासक थे जिन्होंने ऐबक की मृत्यु के पश्चात आराम शाह के अयोग्य शासक होने के कारण अपने आप को फिर से स्वतंत्र घोषित कर दिया था कि अब हम स्वतंत्र हैं। पर इल्तुतमिश जैसे ही शासक बना, उसने इन कठिनाइयों का सामना बहुत ही कुशलता और धैर्यता से किया, बहुत ही अच्छे से किया, और उसने वापस से इन राज्यों पर आक्रमण किया और उन्हें जीत लिया। तो 1226 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद इल्तुतमिश ने वहां पे अपना कब्जा स्थापित कर लिया। 1226 में
रणथंभौर पर इल्तुतमिश का कब्जा स्थापित हो गया था। उसके पश्चात वो वहां से जाता है 1231 में ग्वालियर पर आक्रमण करता है और ग्वालियर पर आक्रमण करने के बाद ग्वालियर को भी अपने अधीन कर लेता है। तत्पश्चात मालवा पर चढ़ाई करते हुए वो मार्ग में भिलाषा को लूटते हुए उज्जैन पहुंचता है और उज्जैन में भी लूटपाट करता है और उसे अपने अधीन करता जाता है। जिन जिन राज्यों पर आक्रमण करता है उन राज्यों को वो अपने अधीन करता जाता है और उसे दिल्ली सल्तनत में मिलाता हुआ जाता है। ये पश्चिमोत्तर राज्य है। पश्चिम में देख लीजिए वो किस प्रकार अपनी सत्ता को स्थापित करता जा रहा है, किस तरह अपने वर्चस्व को कायम कर रहा है। ठीक है, उज्जैन पर भी उसने आक्रमण कर दिया, उज्जैन को भी अपने बस में कर लिया। फिर वो पहुंचता है अजमेर। अजमेर के जो सैनिक स्थिति रहती है वहाँ को वो सुदृढ़ करता है। अजमेर में सैनिक स्थिति को सुदृढ़ कर लिया, किंतु चौहान वंश के राजपूतों की स्थिति को बिल्कुल समाप्त नहीं कर पाया। अजमेर से चौहान वंश को बिल्कुल पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाया, समाप्त नहीं कर पाया, लेकिन वहाँ पे भी अच्छी खासी पकड़ जो है इल्तुतमिश बना लेता है। ठीक है, उसके बाद वो जब वहाँ पे अपनी पकड़ बना लेता है, पश्चिमोत्तर राज्य को जीत लेता है, राजपूतों को अपने अधीन कर लेता है और इन सारे जो इलाकों को इन लोगों ने अपने अधीन वापस से स्वतंत्र कर लिया था, उन सब पे अपनी सत्ता को स्थापित कर लेता है। तो फिर वो अपने नेक्स्ट विजय की तरफ ध्यान करता है, अपनी नेक्स्ट कठिनाई को दूर करता है, पंजाब की विजय। ठीक है, पंजाब विजय जो पश्चिम सीमा पे अब उसने आक्रमण कर लिया, जीत लिया, तो अब वो पंजाब की तरफ निकलता है। ठीक है, पंजाब में अपनी स्थिति मजबूत करने के बाद, पश्चिम में अपनी स्थिति मजबूत करने के बाद वो पंजाब में तुर्की सुल्तानों के मुख्य शत्रु खोखर जाति के जो लोग थे, तुर्की जाति के मुख्य शत्रु थे खोखर, तो खोखरों के ऊपर ये आक्रमण करता है, उनका दमन करता है और पंजाब के मुख्य केंद्रों पे ये अपना अधिकार कर लेता है। खोखरों जाति पे आक्रमण करके पंजाब का जो मुख्य केंद्र रहता है वहाँ पे इल्तुतमिश अपनी सत्ता को स्थापित कर लेता है और वहाँ पे भी इल्तुतमिश का राज्य होने लगता है। ठीक है, और फिर इल्तुतमिश जो है एक कुशल संगठन की संरचना कर लेता है। एक राइटर हैं आपके डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी। डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी ने बताया है कि भारतवर्ष में मुस्लिम सत्ता को लाने का श्री गणेश या मुस्लिम सत्ता का श्री गणेश जो है वो किसके द्वारा किया गया है? वो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया है। क्यों किया गया है ऐसा? क्योंकि इल्तुतमिश जो था वो आपका बहुत ही अच्छा सैनिक था, बहुत अपने टाइम पीरियड पे। फिर उसके बाद वो इक्तेदार बना, वो बहुत ही अच्छा इक्तेदार बना। उसके बाद जब वो सम्राट बनता है तो वो एक बहुत ही कुशल और अच्छा सम्राट बनता है और अच्छे से वो अपने शासन को चलाता है। उसे लोग प्रिय भी पसंद भी करते हैं उसके शासक को। मुस्लिम लोग जो रहते हैं या हिंदू लोग, दिल्ली सल्तनत के लोग इल्तुतमिश को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, इसीलिए उन्होंने रजिया के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा बनाई गई रजिया को सुल्तान के रूप में जनता ग्रहण कर लेती है एक टाइम पीरियड पे। आगे जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगी रजिया सुल्तान के बारे में जब पढ़ाऊंगी तब। तो ये आपने पढ़ लिया। ठीक है, इनकी समस्याओं के बारे में और उनके समाधान के बारे में हमने बात कर लिया। अब प्रशासनिक कार्य के बारे में हम बात करेंगे। अब प्रशासनिक कार्य में जैसे उन्होंने गुलाम चालीसा का गठन किया, एकता प्रणाली को लेकर के आए, उन्होंने किन किन सिक्कों का प्रचलन किया, इन सब चीज़ों के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आई होप गाइज आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही होंगी। अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और लाइक कीजिए। जितना हो सके उतना शेयर कीजिए वीडियोस को, ताकि हमारी वीडियो सब तक पहुंच पाए, सारे लोग इसका लाभ उठा पाएँ। और जो भी प्रॉब्लम आपको समझ में आ रही हो या अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर इस बात को बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।